तो देश की बात में पहले बात हम उत्तरकाशी की कर रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 4 दिनों से निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। बड़ी खबर है कि बचाव के लिए मंगाई गई हाई पावर ड्रिलिंग मशीन का पहला हिस्सा सुरंग में पहुंचा है और पुलिस ने ग्रीन जोन बनाकर ड्रिलिंग मशीन को सुरंग में पहुंचाया। लेकिन इससे पहले आज सुबह सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के साथी मजदूरों ने घटनास्थल यानी सिलक्यारा में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उनका आरोप है कि बचाव का काम तेजी से नहीं किया जा रहा है। हालांकि बचाव टीमों का कहना है कि मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे संपर्क में हैं, उन्हें ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। तो हमारे सहयोगी किशोर रावत की रिपोर्ट देखिए। 75 घंटे होने के बाद भी मजदूरों का हंगामा बढ़ रहा है। ये देखिए जिस तरीके से मजदूर पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इन मजदूरों का एक ही कहना है कि लंबा समय हो चुका है लेकिन अभी तक ये लोग नहीं निकले हैं। आप मिशन फेल हो जाएगा तो फिर क्या भरोसा है, क्या भरोसा इस मिशन पर है। एक मिशन फेल हुआ, अभी तक 24 घंटा हो गया, वो दूसरा काम अभी इंतजाम नहीं हुआ। वो मशीन का हम लोग का भरोसा दिया जा रहा है। अगर वो मशीन फेल हो जाएगा फिर हम लोग किस पे भरोसा करेंगे। एक मशीन फेल लगातार ये मजदूरों का आपका काफी लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पा रहे सर, बहुत दिन हो रहा है, 4 दिन हुआ है फंसे हुए। हम लोग भी दुख तकलीफ से पड़े हुए हैं। तो हम लोग का आदमी चाहिए, आज किसी भी हालत में हम लोग का आदमी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी काफी है क्योंकि कई चीजें फेल होने के बाद ये देखिए पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हुई है अभी। और लगातार इनका एक ही कहना है कि आखिर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और लगातार पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन लगता है कि ये कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, लंबा समय हो गया, नहीं निकल पा रहे लोगों को। सर मेरा ये है बोलना कि हमारा प्रोसेस 5 दिन से कंटिन्यू रेडी में है। हमारा जो मतलब शासन प्रशासन जो आया है बाहर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन्होंने भी क्या किया, अभी तक इनको एक मौका भी नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से। और जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, वो जो हमारे हेड ऑफिस स्टाफ है, जो भी है, उन लोगों ने आज 4 दिन हो गए प्रोसेस को करते हुए, कुछ किया नहीं है। बिल्कुल ये नाराजगी दिखा रहे हैं। और इस वक्त अगर आपके लंबा समय हो गया, 75 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक 75 घंटे नहीं सर, शनिवार को आदमी घुसा है। शनिवार को पांचवां दिन है, अभी तक खाना पानी कुछ नहीं गया। लोग झूठ बोलता है, सब मजाक बना के रखा है। सर हम अंदर में काम करता हूँ, हम अंदर में काम करता हूँ सर, हमको मालूम नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, ये विरोध में है। तमाम स्थानीय मजदूर, बाहर के जो तमाम मजदूर है वो भी यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि आखिर उनके लोगों को कब निकाला जाएगा। सिलक्यारा टर्नर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो यहाँ पर इंतजार बना हुआ है कब मजदूरों को निकाला जाता है सुरक्षित बाहर। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। ये हादसा असार इलाके में हुआ है जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल बताए गए हैं। और यात्रियों से भरी बस जो थी वो खाई में गिर गई थी। मौके पर राहत और बचाव काम हुआ था। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नज़ीर मसूदी के पास। नज़ीर, बहुत ही दुखद ये घटना हुई है जो एक्सीडेंट हो गया है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, जो मरने वालों की जो तादाद है इस एक्सीडेंट में 37 तक पहुंची है और कहीं एक जो जख्मी हैं उनकी हालत भी काफी तशवीशनाक है। 19 जख्मी हैं, उनमें से 6 से 7 जो है इनकी काफी क्रिटिकल कंडीशन है, जिनको या डोडा या जम्मू के अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। आज 11:30 के आसपास आज असर जो इलाका है डोडा जिले में, वहाँ ये घटना घटी, ये एक्सीडेंट हुआ। ये बस किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ चल रही थी। इसमें जाहिर सी बात है कि ये यहाँ ये ओवरक्राउडेड थी। 56 लोग इस गाड़ी में सवार थे, 56 लोग अंदाजा कर सकते। और दूसरी जो रिपोर्ट्स है कि इस गाड़ी के पास, बस के पास कोई वैलिड रूट परमिट भी नहीं था। कई महीने पहले इसका रूट परमिट भी कहा जाता था एक्सपायर हुआ। तो ओवरक्राउड हो, रूट परमिट के बगैर चले और उसके बाद ये हादसा हो, और जिस लेन साइड से उसको चलना था उससे नहीं चल रही थी। जो डीसी जो डोडा का कहना है, हरविंदर सिंह का, कि एक घटना जिसकी जांच बहुत ही जरूरी है। लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स वो काफी बड़े हैं। पिछले 8 महीनों में 4000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं।
500 से ज्यादा लोग मरे हैं जम्मू कश्मीर में, कई एक घायल हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्घटना है जो इसमें जो एक्सीडेंट है वो जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हुई है, जिसमें अभी तक 37 लोग मारे गए हैं और 19 जख्मी है, और जख्मी में से कई एक की हालत काफी ही नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल नज़ीर, आप लगातार अपडेट देते रहें, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब चुनावी खबरों का हम रुख करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, तो छत्तीसगढ़ में भी दूसरे दौर का मतदान होना है उस दिन। मध्य प्रदेश में परसों 230 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में बाकी बची 70 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। आज दोनों ही जगहों पर बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उस दौरान बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियां की। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी। और राजस्थान में आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में लिखा था, पहले आपको वो ट्वीट की तस्वीरें दिखाते हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं, और ट्वीट में लिखा था एक साथ जीत रहे हैं फिर से। तो इसके साथ जो तस्वीर आपने देखी वो भी सामने आई, जिसमें वो सचिन पायलट को बोलते हुए सुन रहे हैं। अशोक गहलोत ने ये तस्वीर सामने रखी और इस बैठक में हम देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल भी बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अब चुनावी मौसम में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है? जीत के लिए सबका साथ होना बेहद ज़रूरी होता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच घमासान चलता रहा है। 2018 में तो चुनावी जीत के बाद पद न मिलने से सचिन 30 विधायकों के साथ विरोध पर उतर आए थे, लेकिन अब ये तस्वीर और ये जो ट्वीट भी आया है उसके कई मायने हैं, और राजनीति में चुनावों से ठीक पहले बहुत अहमियत इसकी गिनी जा रही है कांग्रेसी खेमे से। तो इन चुनावों में बीजेपी के लिए ट्राइबल सीटें बहुत अहमियत रखती हैं। प्रधानमंत्री ने आज इन्हीं वोटों को साधने की कोशिश की। 2018 में मध्य प्रदेश में 47 सीटों में से 17 सीटें जीती थी बीजेपी ने। राजस्थान में 18 में से 9 सीटें जीती थी और छत्तीसगढ़ में 29 में से सिर्फ 3 ट्राइबल सीटें जीत पाई थी। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। यानी हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। तो बात अब कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के कद्दावर बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने खुद तो चुनावी राजनीति से एक तरह से कहा गया संन्यास ले लिया, लेकिन अपने बेटे विजेंद्र को कर्नाटक की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। विजेंद्र ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और इस वायदे के साथ कि वो येदियुरप्पा विरोधी खेमे को भी साथ लेके चलेंगे। हालांकि इस मौके पर कोई भी नेता मौजूद नहीं था जो येदियुरप्पा के विरोधी माने जाते रहे। लंबे अरसे बाद बीजेपी मुख्यालय पर रौनक दिखी। बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनते देखने के लिए येदियुरप्पा का उत्साह भी दिखा। धार्मिक विधि विधान के साथ शिकारीपुरा से विधायक BY विजेंद्र ने कुर्सी संभाली। मैं भरोसा देता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता को मैं निराश नहीं करूंगा। रात दिन एक करके पार्टी को मजबूत करूंगा ताकि प्रधानमंत्री को और मजबूती दे सकूं। रात और दिन एक करके विजेंद्र पार्टी को मजबूत करेंगे। उनमें ये क्षमता है। अगर मतभेद हो तो हम दूर करेंगे और लोकसभा में सभी 28 सीटें जीतेंगे। इस मौके पर येदियुरप्पा विरोधी खेमे के कुछ नेता मौजूद नहीं थे, जैसे BL संतोष, बसवन गौर पाटिल यत्नाल, सोमन्ना, अरविंद बिल्लर।
लेकिन कुछ आए और कुछ ने अपने सुर बदल लिए। फैमिली चल। एक परिवार में अगर 4 बेटे हैं उसमें भी मतभेद होता है। ऐसे में बड़े एक साथ आ खड़े होते हैं। हम सभी साथ मिलकर सभी 28 सीटें जीतेंगे। येदियुरप्पा विरोधी खेमा BY विजेंद्रा की नियुक्ति से खुश नहीं है। ये एक बड़ी बाधा विजेंद्रा के लिए बन सकती है। इसका एहसास येदियुरप्पा परिवार को भी है। थोड़ा बहुत जो मतभेद है वो जल्द ही दूर हो जाएगा। विजेंद्रा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का भरोसा जीतेंगे और एक ग्रुप जो विरोध कर रहा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। BS येदियुरप्पा ने उम्र के इस पड़ाव पर खुद को चुनावी राजनीति से तो दूर कर लिया, लेकिन अपने बेटे BY विजेंद्रा को कर्नाटक की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। BY विजेंद्रा की सबसे बड़ी चुनौती येदियुरप्पा विरोधी खेमे को साथ लेकर चलने की है। अगर इसमें वो कामयाब होते हैं और लोकसभा चुनावों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है, तभी BY विजेंद्रा अपने पिता की तरह एक कद्दावर नेता के तौर पर उभर पाएंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब बात शिक्षा से जुड़ी भी कर रहे हैं देश की बात में। नीति आयोग ने देश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षकों, प्रशासनिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे पिछड़े स्कूलों के विलय की सिफारिश की है। एक शोध में सामने आया कि कैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर कई कारणों से पड़ा है, जैसे कि खराब बुनियादी ढांचा, हेडमास्टर प्रिंसिपल की गैर हाजिरी, 1-2 शिक्षकों को सभी कक्षाओं का दारोमदार उन पर डाल देना। इसलिए कुछ राज्यों में स्कूलों का विलय हुआ है। मध्य प्रदेश में 35,000, झारखंड में 4,380 स्कूलों का विलय हुआ है, उड़ीसा में 2,000। और इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र। नीति आयोग ने देश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और दूसरे प्रशासनिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को मर्ज करने की सिफारिश की है। 7 एजुकेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह सिफारिश की है। नीति आयोग ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि देश में समान इनरोलमेंट के लिए चीन के मुकाबले करीब 5 गुना ज़्यादा स्कूल हैं, जो काफ़ी चिंता की बात है। कई राज्यों में 50% से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट है वो 60 से भी कम है, जो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। नीति आयोग ने कहा है कि बुनियादी ढांचे की कमी, स्कूलों में हेडमास्टर, प्रिंसिपल और शिक्षकों की कमी के साथ साथ जो दूसरे प्रशासनिक संसाधन हैं उनकी कमी की वजह से प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है देश में, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि इस संकट से निपटने का एक रास्ता भविष्य के लिए स्कूलों को मर्ज करने का हो सकता है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दरअसल जो 7 एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत 3 राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में स्कूलों को मर्ज करने का एक एक्सपेरिमेंट पिछले 3 साल में किया गया है और इस दौरान मध्य प्रदेश में करीब 35,000, झारखंड में 4,380 और ओडिशा सरकार ने पिछले 3 साल में करीब 2,000 प्रशासनिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को मर्ज किया है। और नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के अच्छे नतीजे सामने आए हैं और भविष्य में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए उन राज्यों में जहां पर प्रशासनिक संसाधनों की कमी ज़्यादा है वहां पर अगर इस तरह के स्कूलों को ज़्यादा मर्ज किया जाता है तो इसके अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। दिल्ली से गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।